हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। यानी कि हम आपको आज पढ़ाएंगे निषेचन और अंतररोपण के बारे में। निषेचन क्या होता है और अंतररोपण क्या होता है, इसको हम समझाएंगे आज की इस क्लास में। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम आवर्त चक्र कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं, ठीक, यानी कि एमसी। अब देखो यहां पर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 से 29 दिन का होता है। 28 से 29 दिन चलता है। इस 28 से 29 दिन के टाइम पीरियड को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये 28 से 29 दिन का जो टाइम पीरियड होता है इसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग हैं उसको भी जान लीजिए। पहला जो भाग होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ऋतुस्राव। दूसरा जो होता है वो होता है फॉलिक्यूलर फेज, या फिर हम कहते हैं पुटिकावस्था। इसी को हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। उसके बाद आता है आपका ओव्यूलेशन, फिर उसके बाद आता है आपका सेक्रेटरी फेज, यानी कि लुटियल फेज आता है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, 4 ठो, आप उसको जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जिसको हम क्या कहते हैं, ऋतु स्राव। ये क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे में अगर बात करते हैं तो दूसरे में क्या आएगा, फॉलिक्यूलर फेज आएगा। फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज की बात करते हैं तो फॉलिक्यूलर फेज में पुटिका अवस्था, या फिर इसको क्या कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, जो आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो प्रिपेयर होती है। देन तीसरे फेज की बात करते हैं तो तीसरे फेज में आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि बात कर रहे हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग अवस्था या प्रावस्था। लास्ट आपका आता है सेक्रेटरी फेज या लुटियल फेज। लुटियल फेज जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी फेज कहते हैं, यानी कि स्रावी अवस्था। स्रावी अवस्था। देखो अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका शुरू होता है तो 1 से लेकर के 5 दिन तक होता है, यानी कि फर्स्ट से 5th डे, 1 से 5 दिन तक होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6th to 13th डे, 6 से 13 दिन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेटरी, ये आपका 14th डे होता है। और हम बात करते हैं लुटियल फेज यानी कि सेक्रेटरी फेज की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, 15th से लेकर के आपका 28th या फिर 29th डे तक चलता है। बात समझ में आया इतना। अब देखो यहां पर बेटा क्या होता है, सबसे आपका मेन वाला जो पार्ट है वो आपका ओव्यूलेटरी फेज है, यानी कि 14th डे की अगर हम बात करते हैं तो यही आपका मेन पार्ट है। क्यों मेन पार्ट है, ये जो आपका मेन पार्ट है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसी दिन क्या होता है, अंड जनन होता है। अंड जनन यानी कि अंडाणु बाहर निकलता है, अंडाणु का निर्माण होकर के पूरी तरह से बाहर आ जाता है। ओव्यूलेशन में अगर हम बात करें तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अंडाणु निर्माण होकर पूरा बाहर आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो आपने अंडाणु की संरचना पढ़ा होगा, ओवम की संरचना पढ़ा होगा। कैसा होता है, इस प्रकार से ये होता है ओवम, ये एक हो गया ओवम का लाइनिंग। उसके बाद ये लाइनिंग हो गई इस प्रकार से। सभी का नाम बता रहा हूं। अब
थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना करके वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा बेटा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मोटा कर दूं, इस प्रकार से ये लेयर हो गया। ये एक सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो पार्टिसिपेट होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, उसको आप ध्यान से समझिए। देखो यहां पर इसके अंदर कुछ लिक्विड भी भरे होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस हो गया। ओवम का स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देख लीजिए, तब आपको फर्टिलाइजेशन बताते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका कोरोना रेडिएटा हो गया। सबसे बाहर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है कोरोना रेडिएटा हो गया। ये कोरोना रेडिएटा के अंदर आप ब्लू वाले की बात करते हैं तो ये हो गया जोना पेलुसिडा। इसके और अंदर जाते हैं तो ब्लैक कलर का एक बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये चीजें होती है आपकी ओवम की स्ट्रक्चर। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में ओवम फीमेल गैमेट जो कहलाता है, स्पर्म जो मेल गैमेट कहलाता है, ये दोनों फ्यूज होते हैं। कैसे फ्यूज होते हैं, कब फ्यूज होते हैं, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी, जब आपका ओव्यूलेटरी फेज आया मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि ओवम बाहर आया, जब ओवम बाहर आया तो ये ओवम क्या होगा, अंडाशय से यानी कि ओवरी से अंडाणु जब बाहर आया तो ये आएगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आएगा। एम्पुला में आने के बाद वो 24 घंटे तक क्या करेगा, शुक्राणु का इंतजार करेगा। 24 घंटे के अंदर अगर कोई शुक्राणु इसके पास पहुंचा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, देन नहीं होगा। समझ में आया? ये ओव्यूलेशन के बाद यानी कि अंड जनन के बाद फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु आता है, ओवम आता है, 24 घंटे तक किसी स्पर्म का इंतजार करता है। 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहीं पर जो आपका स्पर्म होता है वो लगभग 24 घंटे से 72 घंटे तक, लगभग 3 दिन तक ओवम का इंतजार करता है। 3 दिन तक क्या करता है, ओवम का इंतजार करता है। अगर उसको मिला ओवम तो फर्टिलाइजेशन करेगा और बाकी की प्रोसेस नॉर्मली जैसे चलती है वैसे चलेगी। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है। ये चीजें हो गई, तो आप इस चीजों को समझ गए। अब आपका मेन पॉइंट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन आता है कि निषेचन क्या होता है। सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन का डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, तो आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ये बात समझ में आया बेटा, डेफिनेशन हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका लोकेशन क्या है, कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, किसके अंदर होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा कि निषेचन जो होता है वो क्या होता है, मादा जनन तंत्र के तंबुक क्षेत्र में होता है या तंबुक भाग में होता है। तंबुक भाग में
होता है। बस समझ में आप क्या करेंगे हम कि फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आया बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर, एम्पुला भाग में, तंबुक क्षेत्र में। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जान लो क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रक्रिया की। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, फिजिकल रिलेशनशिप। सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल रिलेशनशिप, कॉपुलेशन होगा, महत्वपूर्ण क्रिया होगी। उस दौरान क्या होगा, इंसेमिनेशन यानी कि वीर्यसेचन होगा। वीर्यसेचन का मतलब क्या होता है, हमने आपको चैप्टर शुरू करते ही आपको बताया था वीर्यसेचन का मतलब क्या होता है कि मेल गैमीट स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव पथवे की सहायता से फीमेल गैमीट ओवम तक पहुंचना इंसेमिनेशन यानी कि वीर्यसेचन कहलाता है। ये बातें हमने आपको पहले ही बताई थी। तो अभी आप हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, प्रोसेस में सबसे पहले होगा कॉपुलेशन। क्या होगा, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन के बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन होगा। अभी हम डिटेल से बात करेंगे एक एक पॉइंट का। इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन के बाद होगा फ्यूजन, देन फर्टिलाइजेशन, देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैथुन, वीर्यसेचन, संलयन और निषेचन। ठीक, देन निषेचन होगा। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं कॉपुलेशन में क्या होगा, फिजिकल रिलेशनशिप होगा, मेल और फीमेल मेट करेंगे आपस में। ठीक, इंसेमिनेशन की बात करते हैं यानी कि वीर्यसेचन की बात करते हैं। जब एक बार वीर्यसेचन होता है उस दौरान 2.5 ml से लेकर के 3 ml तक सीमेन जो होता है, वीर्य जो होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। ठीक है, जो सीमेन होता है यानी कि हम बात कर रहे हैं जो वीर्य होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। और इस 2 से 3 ml वीर्य यानी कि सीमेन के अंदर टोटल जो स्पर्म की संख्या होती है, टोटल शुक्राणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन शुक्राणु की संख्या होती है। और इस 200 से 300 मिलियन शुक्राणु में से केवल 40% जो स्पर्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, योग्य होते हैं निषेचन के लिए। बाकी 60% जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, खराब होते हैं। अब इसी में से अगर हम बात कर रहे हैं, ये 40% स्पर्म जो होता है वो प्रवेश तो करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन वेजाइनल फ्लूइड से वो लड़ता है। ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड से वो लड़ता है, उससे झगड़ता है, आगे निकलने की कोशिश करता है। तो सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं 40% स्पर्म में से जो आपके 10% स्पर्म होते हैं, 10% स्पर्म जो होते हैं वही आगे की ओर जा पाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। बाकी के 30% जो स्पर्म होते हैं वो सेमिनल फ्लूइड से लड़ते वक्त मर जाते हैं, लड़ते वक्त खराब हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे फैलोपियन ट्यूब में भी जाना है, फैलोपियन ट्यूब में आपका ओवम रहेगा। अब वहां पहुंचते पहुंचते सपोर्टेड 100 स्पर्म पहुंचा और सबके सब जुड़ना चाहे। अब 100 स्पर्म में तो जरूरी नहीं है कि 100 यानी कि 100 स्पर्म पहुंचा तो 100 के 100 शुक्राणु फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन में भाग लेगा तो पार्टिसिपेट एक।
अब पहुंचते तो 100 हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन किसी एक का होता है। इस बात को समझना है आपको। इंसेमिनेशन आपको समझ में आया कि एक बार जब इंसेमिनेशन होता है, विरेचन होता है, तो 2.5 ml से 3 ml तक सीमेन यानी कि वीर्य फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिपॉजिट होता है, पहुंचता है, जिसमें क्या होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म। 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, जिसमें से 40% स्पर्म क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। बातें समझ में आई अच्छे से? तो आप चाहते हैं नोट करना तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं संलयन यानी कि फ्यूजन की बात कर रहे हैं। फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन कैसे होगा? तो अभी आपने क्या बताया? इंसेमिनेशन। उसके पहले मैंने क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। उसी से इंसेमिनेशन के बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। देखो हमने क्या किया, सेकेंडरी oocyte की बात करते तो फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसके बाहर भी कुछ लेयर हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक, इसके बाहर भी एक लेयर होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से होगा। ठीक है, नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर ये लिक्विड है, न्यूक्लियस है। एक बार फिर से आप बात करते हैं नाम की, देख लीजिए। ये न्यूक्लियस है, ये आपके साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं। सबसे बाहर की जो ब्लैक में दिख रहा है ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। ठीक, इसके बाद जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है जोना पेलुसिडा। इसके बाद अंदर जो एकदम ब्लैक कलर का है ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन, और इसी विटेलाइन मेम्ब्रेन में एक छोटा सा होता है पोलर न्यूक्लियाई या पोलर बॉडी कहते हैं। ये आपके ओवम का स्ट्रक्चर हो गया। अब इधर से दूल्हे राजा आएंगे अपनी बारात लेकर के। दुल्हन फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है और इधर से क्या होंगे? दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर के आ रहे हैं, यानी कि स्पर्म क्या हो रहा है? आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। इस प्रकार से ढेर सारे स्पर्म क्या होंगे? इस एक ओवम के पास पहुंचेंगे। अब जरूरी तो है नहीं कि सबके सब स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर लें, इसमें से कुछ होगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक स्पर्म क्या हो रहा है, यहां पर पहुंच रहा है। इसको मैं एक अलग कलर से बनाता हूं ना, इसी मोटे वाले से। ये एक स्पर्म क्या हो गया? यहां पर पहुंच गया और ये ब्रेक कर रहा है इस कोरोना रेडिएटा को। सबसे पहले इस कोरोना रेडिएटा को ये ब्रेक किया, कोरोना रेडिएटा स्वाहा हो गया। और फिर ये क्या हुआ? मूव करते करते क्या हुआ? आगे पहुंचा और इस जोना पेलुसिडा के साथ टकराया। ठीक है, जोना पेलुसिडा के साथ टकराया। ठीक है, जब ये जोना पेलुसिडा के साथ टकराएगा तो क्या डायरेक्ट ये अंदर प्रवेश कर जाएगा? नहीं, उसको थोड़ी टाइम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोना पेलुसिडा जो होता है वो सबसे टफ लेयर होता है सेकेंडरी oocyte का, सबसे मजबूत लेयर होता है। अब ये स्पर्म क्या करता है? इस जोना पेलुसिडा के साथ लड़ता है और इस जोना पेलुसिडा को
तोड़ करके अपने मुंडी को क्या करता है, अपने मुंडी को क्या करता है, अंदर भेज देता है। याद रखिए, पूरा का पूरा स्पर्म नहीं जाता अंदर, केवल इसकी मुंडी ही क्या होती है, अंदर जाती है। ठीक है। जैसे ही एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए अपने हेड को सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रवेश कराएगा, तुरंत जोना पेलिसिडा जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कोन बना लेगा, और उस फर्टिलाइजेशन कोन से कोई और शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब देखो क्या होता है, ये स्पर्म प्रवेश किया अंदर, इस स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो यहां पर आएगा और इसके साथ फ्यूज करेगा। किसके साथ? इस स्पर्म का न्यूक्लियस इस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। बात समझिएगा। स्पर्म क्या किया, यानी कि शुक्राणु क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया भैया? शुक्राणु ने सबसे पहले कोरोना रेडिएटा तोड़ा, फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्या तोड़ा, जोना पेलुसिडा तोड़ा। अब जोना पेलुसिडा को हिंदी में हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, कोरोना रेडिएटा को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन को विटेलाइन झिल्ली कहते हैं। बात समझ में आई अच्छे से? अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जो स्पर्म है ना वो कोरोना रेडिएटा को इजीली ब्रेक कर लेता है, आसानी से तोड़ देता है, लेकिन जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए ये जो स्पर्म होता है ना भाई, स्पर्म क्या करता है, सिक्रीट करता है, ढेर सारे मात्रा में सिक्रीशन करता है एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, एक एंजाइम को निकालता है। उस एंजाइम का नाम है हाइरिनोडिनेज नाम के एंजाइम को निकालता है। हाइरिनोडिनेज नाम के एंजाइम को निकालता है। ये हाइरिनोडिनेज एंजाइम जोना पेलुसिडा को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद स्पर्म क्या करता है, इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद जो इसका न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज करता है। प्रवेश करने के बाद क्या करता है, ये फ्यूज कर जाता है ना। फ्यूज करने के बाद यानी कि ये संलयित हो जाता है और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। बात समझ में आई? तो सिंपल सी प्रोसेस यहां पर समझिए आप। मेल गैमिट जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म कह रहे हैं, प्लस फीमेल गैमिट जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओवम कह रहे हैं। बेटा इतना समझ सकते हो ना हिंदी में, मेल गैमिट मतलब नर युग्मक, स्पर्म मतलब शुक्राणु, फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक, और वो मतलब अंडाणु। इतना समझ सकते हो। दोनों फ्यूज करेंगे, बनाएंगे जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, और ये जाइगोट क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल होगा 2n टाइप का। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। इस जाइगोट में आगे चल करके होगा क्लीवेज, और क्लीवेज करते करते होगा इम्प्लांटेशन। इस बात को समझना है। इतनी बातें आप नोट कर सकते हैं, या फिगर भी आप नोट कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ये है मेल या स्पर्म न्यूक्लियस कह लें, स्पर्म न्यूक्लियस कह लें। नोट कर लीजिए इतना। आगे की ओर चलते हैं उसके बाद। अब हम धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं और चलते हैं हम इम्प्लांटेशन की ओर, यानी कि भ्रूणरोपण की ओर। देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उसके 8 से 9 दिन या 8वें या 9वें दिन क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, यूटेरस की दीवार से चिपक जाता है।
यानी कि जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इम्प्लांटेड हो जाता है, जिसको हम अंतररोपण के नाम से जानते हैं। कैसे होता है, किस किस फेज से गुजरना पड़ता है, किस टाइप के सेल होते हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमिट प्लस क्या होते हैं, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होता है। ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, बनाते क्या है, जाइगोट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो ये जो मेल गैमिट है ये भी आपका हैप्लॉइड है और ये फीमेल गैमिट भी क्या है, हैप्लॉइड है। जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज करेंगे तो वो एक बनाएंगे डिप्लॉइड सेल। ये जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड सेल होता है। और अब क्या होगा, अब इस जाइगोट के अंदर होगा क्लीवेज। क्या होगा, क्लीवेज होगा, यानी कि विदलन होगा। विदलन का मतलब क्या होता है भैया, यहां पर समझिए, सेल डिवीजन इन जाइगोट, सेल डिवीजन इन जाइगोट। युग्मनज में कोशिका विभाजन, युग्मनज में कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं, विदलन यानी कि क्लीवेज कहते हैं। देखो जैसे यहां पर देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, जाइगोट हो गया जो सिंगल सेल है, 2n जाइगोट सिंगल सेल है। इसमें विदलन होगा यानी कि सेल डिवीजन होगा, तो सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये एक सेल क्या होगा, 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा ना, 4 सेल क्या करेगा, 8 सेल बनाएगा, 8 सेल बनाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगल सेल यानी कि एकल सेल, 2 सेल, 4 सेल का मतलब कोशिका, 8 सेल के बाद ये बनाएगा 16 सेल, जिसको हम मारुला कहेंगे। सिस्टीन सेल, ठीक, 16 सेल, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, मारुला। क्या कहते हैं, मारुला। क्यों मारुला कहते हैं, क्योंकि ये मालबेरी फ्रूट जो होता है ना उसके जैसा दिखाई देता है। आप सर्च कर लीजिएगा, मालबेरी फ्रूट, मालबेरी फ्रूट के जैसा ये होता है, इसलिए। अब बेटा यहां पर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेल बन रहा है ना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल जो बन रहा है मारुला में, इस सेल को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर। क्या नाम देते हैं, सेल का नाम क्या है, ब्लास्टोमियर सेल, या ब्लास्टोमियर ही कहते हैं, हिंदी में भी ब्लास्टोमियर कहते हैं भाई, टेंशन मत लीजिएगा, ब्लास्टोमियर की बात कर रहे हैं। अब ये ब्लास्टोमियर क्या होता है, 16 सेल बन गया, 16 सेल के बाद बन गया 32 सेल अवस्था। तो अब ये ब्लास्टोमियर क्या होता है, अरेज्ड हो जाता है। ब्लास्टोमियर क्या होता है, कुछ ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं इस प्रकार से, कुछ ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, बाहर की ओर आ जाएंगे। कुछ सेल क्या होंगे, बाहर की ओर आ जाएंगे, और कुछ सेल क्या होंगे, अंदर की ओर हट जाएंगे। ठीक, जो सेल बाहर की ओर होगा इसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट,
ब्लास्ट सेल। जो अंदर की ओर है इसको हम कहेंगे इनर सेल मास, ये एक्टोडर्म वगैरह बनाता है। और इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिल कैविटी, ब्लास्टोसिल कैविटी कहेंगे। देखो इस ब्लास्टोसिल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड बना होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब देखो यहां पर हम आगे की ओर जब चलेंगे, आगे की ओर जब चलेंगे, ये देखो 7वां दिन है, ठीक है, ये 7वां दिन है। अब होगा इम्प्लांटेशन। जब हम आगे की ओर चलेंगे तो ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल होगा ना वो आगे जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा और इसका शेप चेंज होगा। शेप चेंज होने के बाद वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है बेटा ना, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या होता है, एम्ब्रियो के ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होता है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में इन्वेजिनेट होना चाहता है, अंदर की ओर धंसना चाहता है। यानी कि जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, ऐसे देखो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये जो आपकी दिख रही है यही है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है, यानी कि अंतः गर्भाशयी स्तर है। इसी अंतः गर्भाशयी स्तर में ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, चिपकना चाहता है, चिपकता है और अंदर की ओर धंसता चला जाता है। अंदर की ओर क्या होता है, धंसता चला जाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। देन पूरी तरह से जब ये चीजें, ये जो आपका सेल है ना, ब्लास्टोसिस्ट जो है, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस के एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है, गर्भाशय के अंतः गर्भाशयी स्तर से चिपक जाती है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि अंतररोपण, क्या कहते हैं, अंतररोपण या भ्रूणरोपण, भ्रूणरोपण कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हमने आपको फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा दिया और अंतररोपण भी पढ़ा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको यहां आज की इस क्लास में बताई है, सबके सब आपको बखूबी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़िए।